हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। आज हम बात करेंगे सीरीज 37 के बारे में, जिसमें हम कुछ प्रश्नों को उनके उत्तर सहित डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा कमेंट करके भी बताइए कि आपको आंसर, मॉडल आंसर जो मैं लिख रही हूँ वो सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उत्तर को और एनहेंस और इससे अच्छा उत्तर और भी लिख सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप अपना उत्तर ज़रूर लिखिएगा, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न है, अंकेक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ओके, ऑडिटिंग के उद्देश्य को बताना है। तो देखते हैं, उद्देश्य क्या होगा। प्राथमिक उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? लेखा विवरणों की सहायता की जांच करना। दो तरह के उद्देश्य होंगे, प्राथमिक और गौण। उसमें प्राथमिक उद्देश्य क्या होंगे? लेखा विवरणों की सहायता की जांच करना। उसके अलावा लेखा पुस्तकों की पूर्णता की जांच करना, लेखा पुस्तकों की वैधानिक नियमानुकूलता की जांच करना, लेखा विवरणों की सहायता की जांच करना कि लेखा विवरण जो जितने भी हैं उनकी सहायता की जांच करेंगे। फिर पुस्तकों की पूर्णता की जांच करेंगे कि पुस्तकें पूर्ण है या नहीं है। पुस्तकों की वैधानिक नियमानुकूलता की जांच करेंगे। तो ये सब इसके क्या हो गए? प्राथमिक उद्देश्य। गौण उद्देश्य क्या हो गए? अशुद्धियों का पता लगाना, गबन और कपट को पता लगाना, संचालकों को भावी कार्य के लिए सलाह प्रस्तुत करना। ये इसके गौण उद्देश्य हो गए। ओके, जो अशुद्धियों का पता लगाना, गबन, आप इसको अगर इस तरह से लिखेंगे ना, बल्कि गौण उद्देश्यों को अगर आप पहले लिख देंगे तो मार्क्स कम आने के चांसेस रहते हैं, बल्कि गौण उद्देश्यों का अलग बनाकर लिखेंगे सही है। इसके अलावा आप इस तरह से दो ब्लॉक्स बनाकर भी उत्तर को लिख सकते हैं। जैसे इधर प्राथमिक उद्देश्य हो गए, इधर गौण उद्देश्य हो गए, फिर बुलेट पॉइंट्स बना बना के आप आंसर लिख सकते हैं। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आंतरिक नियंत्रण क्या होता है? व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल। वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में प्रत्येक संस्था को समय समय पर विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जैसे बाजार जोखिम हो गया, कानूनी जोखिम हो गया और व्यवहारिक जोखिम। बाजार में अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं या कोई भी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट उतार रहे हैं, इससे रिलेटेड मान लो, या फिर क्या होगा, कोई भी अगर हम पॉलिसी ला रहे हैं तो उसमें बाजार जोखिम होगा। कानूनी जोखिम की, हम जो पॉलिसी ला रहे हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट उतार रहे हैं वो कहीं ना कहीं कानून की उसमें उसका सामना न कर पड़ जाए। व्यवहारिक जोखिम की उसका व्यवहार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें जो है वो इफेक्ट डालती है किसी भी चीज़ पर। इन्हीं जोखिमों से बचने के लिए संस्था द्वारा आंतरिक स्तर पर अपनाई गई प्रक्रिया। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए, चाहे वो संस्था किससे रिलेटेड हो, संस्था चाहे गवर्नमेंट रिलेटेड हो या फिर कॉर्पोरेट हो, दोनों में ही ये जो है रूल लागू होता है। बाजार जोखिम, कानूनी जोखिम और व्यवहारिक जोखिम, इन्हीं जोखिमों से बचने के लिए संस्था द्वारा आंतरिक स्तर पर ये आंतरिक नियंत्रण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसके अंतर्गत प्रभावी संचालन हेतु निश्चित मानक तय किए जाते हैं तथा कार्यों उसी अनुरूप संचालित किया जाता है। कार्यों को उसी के अनुरूप, यहाँ पे को भी आएगा, कार्यों को उसी के अनुरूप। ठीक है, जो मानक तय कर दिए गए उन्हीं मानकों के अकॉर्डिंग जो है कार्य वो किए जाएंगे, ताकि अशुद्धियों की संभावना कम से कम हो। अशुद्धियों, गबन या अशुद्धियां जो होती है, गलतियां जो होती है, उनकी संभावना को रोकने के लिए जो मानक तय किए गए उसके अकॉर्डिंग अगर काम किया जाए तो अशुद्धियां कम से कम होगी। संपत्तियों का सुरक्षित किया जा सकता है, आंतरिक नियंत्रण कहलाता है। आई होप इस तरह से आप ये प्रश्न देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, कॉपी में भी उतार सकते हैं अपनी, जो ऑडिटिंग वाली कॉपी है वहाँ पर आप अलग से 5-10 लास्ट के पन्ने या फिर बीच में कहीं पन्ने ले सकते हैं, जहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एग्जाम में क्विक रीजन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो कुछ क्वेश्चन जो है आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं यही कहूँगी कि आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आरएएस मेंस का जो होता है क्वेश्चन का, वो उस टाइप का ही, जो जितनी बड़ी चौड़ी चौड़ी लाइनें होती हैं उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। उस प्रिंट आउट पर आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन, वहाँ पर ऊपर क्वेश्चन लिखिए और मार्जिन, जैसे मान लो 20 वर्ड्स का है तो उतना मार्जिन छोड़ दीजिए, 50 वर्ड्स का है तो 50 वाला मार्जिन, और 100 वर्ड्स का है तो 100 वर्ड्स का। तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है प्रैक्टिस करिए, उसमें लिख कर तो आपको काफ़ी हेल्प होगी इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तरदायित्व लेखांकन के लाभ क्या क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उत्तरदायित्व लेखांकन के बारे में पूछ रहा है, उसके लाभ पूछ रहा है ये। ओके, तो लाभ देख लेते हैं। संसाधनों का कुशलतम उपयोग संभव। उत्तरदायित्व लेखांकन होता है तो जितने भी हमारे संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनका हम कुशलतम उपयोग कर पाते हैं। प्रबंधकीय उत्तरदायित्व भावना का विकास। नेक्स्ट क्या हो गया? प्रबंधकीय उत्तरदायित्व भावना का विकास।
प्रबंधकीय यानी जो मैनेजमेंट लेवल पर मतलब एक जो जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके बीच में भी एक उत्तरदायित्व भावना का विकास कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलता है। निष्पादित कार्यों की पारदर्शिता संभव में वृद्धि। इसके अलावा जो भी कार्य निष्पादित कार्य हुए हैं उनमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी ही होती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि उत्तरदायित्व एक जिस व्यक्ति को उत्तरदायित्व दिया गया है वो वही काम करेगा, तो उसमें पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति ये उत्तरदायित्व कर रहा है, ठीक है, जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई तो वही काम करेगा, तो उत्तरदायित्व वहां पर निश्चित हो गया है, तो पारदर्शिता अपने आप आ जाती है। प्रबंधकीय कार्य कुशलता में वृद्धि। प्रबंधकीय जो भी कार्य है उनकी कुशलता में वृद्धि आती है, इफिशियंसी बढ़ जाती है, भावी नीति निर्माण में भी सहायता मिलती है। तो इस तरह से आप बुलेट पॉइंट्स या 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये जो प्रश्न जो है वो सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। पेपर फर्स्ट में जो यूनिट है प्रबंधन वाली, उसमें से मैनेजमेंट उसमें से ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं, और 20 वर्ड्स और 50 वर्ड्स यानी 2 नंबर और 5 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि RS मेंस की तैयारी करने वालों को सबको पता ही होगा, फिर भी मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ जो कि न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। विपणन मिश्रण की आधुनिक अवधारणा 4C का वर्णन करें। विपणन मिश्रण, मार्केट मिक्स जो इसको बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स, उसकी आधुनिक अवधारणा में 4P तो सभी को पता ही है, ठीक है। 4P की जगह अभी 4C का कंसेप्ट आ रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RAS मेंस में पूछा जा सकता है। 4P को भी आपको ढंग से पढ़ना है क्योंकि 4P भी पूछते हैं, पूछा हुआ भी एक बार एग्जाम में। उसके अलावा 4C भी आप देख कर जाइएगा। 4C क्या है? वर्तमान में 4P की जगह 4C अवधारणा प्रचलन में आ रही है। 4P क्या है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा जिसको पता है कि 4P क्या है। ओके, वर्तमान में 4P की जगह 4C अवधारणा प्रचलन में आ रही है। 4C में पहला C क्या है? C यानी कस्टमर, ग्राहक। ओके, ग्राहकों की आवश्यकताओं का पता लगाना तथा आवश्यकता अनुसार उत्पाद वितरित करना। C, एक C का अर्थ तो क्या हो गया? कस्टमर। ओके, कस्टमर में भी क्या हो गया? ग्राहक। ग्राहकों की आवश्यकता, कि ग्राहक को क्या चाहिए उसका पता लगाएं और उनकी आवश्यकता के अनुसार ही प्रोडक्ट को अगर बनाकर वितरित किया जाए तो क्या होगा? मार्केटिंग अच्छी होगी, प्लस में प्रोडक्ट जो है सेल ज़्यादा से ज़्यादा होगा। दूसरा है C, दूसरा C क्या है? कॉस्ट यानी लागत, कि प्रोडक्ट को बनाने में आपका कॉस्ट कितनी लगी है। उन लागतों का अध्ययन किया जाता है जो उत्पाद बनाने में प्रयुक्त होती है। 7, वह लागत उपभोक्ता को संतुष्ट करे। अब ये है कि आपने लागत, ऐसी लागत बनाई है। एक तो लागतों का अध्ययन किया जाता है कि जो उत्पाद को बनाने में जितनी कॉस्ट हमारी लगी है, जितने पैसे हम किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगे हैं, वो तो हुई लागत। लेकिन लागत भी ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी जो है उसके अकॉर्डिंग उसको मतलब सेटिस्फाई करे। ऐसा नहीं कि आपने प्राइस तो ज़्यादा रख दी है और प्रोडक्ट वैसा है ही नहीं, इसके अलावा इतनी ज़्यादा हाई भी नहीं कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है लागत बनाई जाए जो उपभोक्ता को संतुष्ट करे, उपभोक्ता उसको आसानी से वहन कर सके। तो पहला हो गया कस्टमर, दूसरा हो गया कॉस्ट, तीसरा हम बात करेंगे कम्युनिकेशन। तीसरा हो गया C, क्या हो गया? कम्युनिकेशन। आप इसको डायग्राम बनाकर भी ऐसे कर सकते हैं। C यहाँ पर हो गया ऐसे ऐसे करके, ओके, ऐसे करके। तो इधर एक तो हम लिख देंगे कस्टमर, एक में कॉस्ट लिख देंगे, एक में कम्युनिकेशन, एक में कन्वीनियंस। ऐसे बनाकर भी आप इसको लिख सकते हैं, या फिर ब्लॉक डायग्राम अपने हिसाब से कैसे बना सकते हैं आप, ऐसे करके कैसे बना सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपकी मर्जी हो उसी तरीके से आप इसको ब्लॉक डायग्राम भी जरूर बनाकर आइएगा इस प्रश्न में। मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गई हूँ। कम्युनिकेशन क्या है? उन नीतियों को प्रोत्साहित किया जाता है जो ग्राहकों एवं संस्था के मध्य निरंतर संचार कायम रखे। कम्युनिकेशन ये होता है कि ऐसी नीतियाँ होती हैं जिनको प्रमोट करें जो ग्राहक, एक तो ग्राहक प्लस में संस्था जो प्रोडक्ट को बना रही है उनके मध्य निरंतर संचार हो। अगर कोई प्रोडक्ट बना दिया तो उनमें क्या हो कि उसका कम्युनिकेशन होगा, तो क्या होगा? प्रोडक्ट का फीडबैक भी मिलता रहेगा कि प्रोडक्ट अच्छा बना है, बुरा बना है, प्लस में प्रोडक्ट में कोई कमियां तो नहीं है, और प्रोडक्ट जो बाजार में जो चल रहा है प्रोडक्ट वो सही है या नहीं, कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन उस पर खरा उतर रहा है नहीं है। तो कम्युनिकेशन जो होता है वो गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कम्युनिकेशन लगातार बना रहना चाहिए संस्था और ग्राहकों के बीच। 4th C है हमारा कन्वीनियंस। कन्वीनियंस यानी सुविधा। कन्वीनियंस में क्या हो गया? इस तत्व में ग्राहकों को उत्पाद को खरीदने में प्राप्त सुविधाओं का अध्ययन किया जाता है तथा सुविधा युक्त वितरण का माध्यम चुना जाता है। अब कन्वीनियंस में ये हो गया कि ग्राहकों को उत्पाद खरीदने के लिए जो सुविधाएं हैं, जैसे मान लो कि वो ऑनलाइन खरीद रहा है, ऑफलाइन खरीद रहा है, ऑफलाइन में भी उसको क्या है कि अपने घर के पास मिल रही है या उसको कहीं दूर जाकर मॉल से लानी पड़ रही है, या हो सकता है कि गली नुक्कड़ के किसी कॉर्नर पे मिल जाती है। यानी उसको कन्वीनियंस मतलब प्रोडक्ट को खरीदने में सुविधा है या नहीं है, वो इजीली खरीद पा रहा है नहीं खरीद पा रहा,
क्योंकि आजकल ऑनलाइन ऑप्शन तो बहुत इजीली मिल गए। अगर आपके कोई प्रोडक्ट दूर मिल रहा है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, बहुत इजीली आ जाएगा। तो ये कन्वीनियंस की सुविधा जो है वो ग्राहकों में प्रोडक्ट को खरीदने को व्यक्त करती है कि वो कितनी ईजिली उस प्रोडक्ट को गेन कर पा रहा है। सुविधा युक्त वितरण माध्यम को चुनता है, या फिर कौन से माध्यम को चुनता है अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरह से 4C को हमने देखा। आज हमने 4 प्रश्नों को डिस्कस करा। एक, उत्तरदायित्व लेखांकन के लाभ, आंतरिक और अंकेक्षण। तो ये चारों ही प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।